हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप्स आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे जल के बारे में। प्राकृतिक संसाधन का जो हमारा टॉपिक है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसी चैप्टर के अंतर्गत हमारे पास वाटर एंड फॉरेस्ट का जो संसाधन है वो हमें चैप्टर में लगे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे जल यानी कि वाटर। जल की भूमिका की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। धरती पर 71% भाग जल से घिरा हुआ है, जो कि नदियों, झीलों तथा समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। जल स्रोतों पर ही सभी जीवों का जीवन निर्भर है। जल संसाधनों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 सतही जल यानी कि सरफेस वाटर, और नंबर 2 भूमिगत जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर। सतही जल के अंतर्गत हमारे पास नदियाँ हो गई, तालाब, झीलें तथा जलाशय जो होते हैं वो आते हैं। और भूमिगत जल संसाधनों द्वारा ही जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी जड़ों में जल संचित कर पाते हैं। जल विश्व में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जो पृथ्वी पर कम खर्च एवं प्रदूषण रहित प्रदान स्वरूप प्राप्त होता है। जल एक सीमित संसाधन है तथा चक्र द्वारा नियंत्रित तथा शासित किया जाता है। मानव संसाधन के विकास में जल की सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्राचीन सभ्यताओं का उदय नदी घाटियों में ही हुआ था। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया में दजला और फरात नदी, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता, नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता तथा हांगो नदी के किनारे चीन सभ्यता। जल संसाधन के दो प्रकार है, सतही और भूजल, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा। अब हम बात करेंगे जल संसाधनों का उपयोग। जल संसाधनों की विशेषकर मानवीय दृष्टिकोण से अनेक उपयोगिताएं हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सबसे पहले हमारे पास आता है घरेलू जल आपूर्ति। मुख्य रूप से खाना पीना, नहाने और सफाई के लिए उपयोग किया जाता है तथा इस जल का उपयोग फसलों, पौधों को उगाने तथा पशुधन पालने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक उपयोग। जल का औद्योगिक उपयोग। औद्योगिक उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाला अधिकांश जल नदियों और भूमिगत स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व में उद्योगों को घरेलू आवश्यकताओं में अधिक जल की आवश्यकता होने के कारण अनेक उद्योगों और संबंधित निर्माण इकाइयों का नदियों द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए कपड़ा, पेय पदार्थ, रसायन और फार्मासिस्ट के लिए कई प्रकार के शीतल जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंचाई। नहरों, नलकूपों, तालाबों, जलाशयों, झीलों तथा अन्य जल निकायों के जल का उपयोग प्रत्येक स्थान पर फसल उगाने तथा कृषि गतिविधियों के लिए किया जाता है। बारिश से प्राप्त जल की उपलब्धता के आधार पर चावल, गन्ना, गेहूँ, तिलहन, दालें जैसे विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊर्जा एवं नौकायन। इसमें जल संसाधनों का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ मशीनों को चलाने के लिए भाप ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अन्य उपयोग जैसे कि मछली पालन भी जल संसाधन के प्रयोग किए जाते हैं। मछली पालन भी, जो कि आजीविका सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत है। नदियाँ, नहरें, झीलें, टैंक व अन्य जल निकाय विश्व भर में लोगों के लिए मछली व भोजन उपलब्ध करवाते हैं। जल संसाधनों में हम बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। सबसे पहले भाखड़ा नागल जल परियोजना। इस परियोजना का निर्माण पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्यों के मध्य संयुक्त रूप से 1948 से 1963 में पूरा किया गया। भाखड़ा बांध की लंबाई 520 मीटर और ऊंचाई 226 मीटर है, जिसका निर्माण भाखड़ा यानी कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर 9.34 बीसीएम बिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि पानी की भंडारण क्षमता के साथ शुरू किया गया था। भाखड़ा बांध जो है गोविंद सागर नामक एक जलाशय का भी निर्माण करता है। नागल की अगर हम बात करें तो नागल पंजाब में भाखड़ा बांध से 10 किलोमीटर से नीचे की ओर निर्मित एक बांध है तथा संयुक्त रूप से दोनों भाखड़ा नागल बांध कहलाते हैं। इस परियोजना से गंगूवाल और पोटला में 1204 मेगावाट क्षमता के दो मुख्य बिजली उत्पादन संयंत्र निर्मित किए गए हैं। तो ये थी हमारे पास भाखड़ा नागल जल परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा राज्यों में संयुक्त रूप से प्रचलित है या वहाँ पे है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। 1947 से 1957 को स्थापन की जो अवधि है, इसमें उड़ीसा के संबलपुर के पास महानदी पर 4.8 किलोमीटर लंबा और 61 मीटर ऊंचाई के साथ हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था। इसे विश्व के सबसे लंबे बांध के रूप में दर्जा दिया जाता है। हीराकुंड परियोजना में जलाशय का पानी 743 किलोमीटर तक विस्तृत है, जिसकी भंडारण क्षमता 8136 BCM है। BCM मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना जो है 1960 से 1972 के मध्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी पर निर्मित की गई है। ये जो परियोजना है, इस परियोजना में 2 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। नंबर 1 महाराणा प्रताप बांध और नंबर 2 महात्मा गांधी सागर बांध। इसकी भंडारण क्षमता 1566 BCM है। इस परियोजना से राजस्थान के कोटा तथा मध्य प्रदेश की नहरों से सिंचाई का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट जो परियोजना है वो है नागार्जुन सागर परियोजना। आंध्र प्रदेश 1955 से 1967 में कृष्णा नदी पर बना है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 816 मेगावाट है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। बिहार और पश्चिम बंगाल 1948 में आरंभ की गई थी। क्या ये जो परियोजना है 1948 में आरंभ की गई थी। इसमें 7 प्रमुख बांधों का निर्माण किया गया था। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 7237 मेगावाट है तथा इस परियोजना से 3 जल विद्युत स्टेशनों हाइड्रो पावर स्टेशन जो है को बिजली प्राप्त होती है। तो ये थी हमारे पास बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जल संरक्षण तथा उसकी विधियाँ। ये जो क्वेश्चन है इस बार दिसंबर में जो है एग्ज़ाम में भी देखने को मिला था। तो हम बात करेंगे जल संरक्षण और उसकी विधियाँ। जल संरक्षण का एक लंबा इतिहास है जिसका संबंध प्रारंभिक कालों से है। उस समय जल संरक्षण की आवश्यकता वर्षा के क्षीण काल के लिए की जाती थी। जल संरक्षण का प्रमाण हम प्राचीन साहित्य, पुरातत्व, अवशेषों तथा स्थानीय मौखिक परंपरा से प्राप्त होते हैं। पानी का संरक्षण आवास स्थलों के लिए विशेष प्रमुखता रखता था, जहां जल स्रोत दूर होते थे तथा प्राकृतिक रूप से जल की कमी होती थी। कुओं को खोदना एक सामान्य प्राचीन प्रक्रिया थी। इससे भूमिगत जल का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में भी कुएं के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक निवास में एक कुआं होता था। मोहनजोदड़ो से 700 कुओं के प्रमाण मिलते हैं। वर्षा के जल के संरक्षण के लिए रचना तंत्र संबंधित क्षेत्रों में भू आकृतिक विशेषता के आधार पर भिन्न भिन्न तरह के होते थे, जैसे कि राजस्थान में घरों की छतों पर पानी का संरक्षण करना, जबकि दक्षिण भारत में पानी के संचय के लिए कुओं जो कुल्ले होती है ना, कुल्लों का उपयोग होता था। कच्छ क्षेत्र में मालाधारी समुदाय द्वारा पीने के पानी के संबंध में घरेलू विधि का प्रयोग किया जाता था। इन लोगों को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि स्वच्छ पानी की मात्रा खारे पानी के अनुपात में काफ़ी कम है। जल संरक्षण की ये जो विधि है इसको टपकन विधि कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी हिमालय की बात करें तो उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए झरनों का प्रयोग करते थे। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण वर्षा का पानी शीघ्र ही बह जाता था। इसके लिए वहाँ के लोग बांस की नालियों से बने एक जाल का प्रयोग करते थे। बांस की नालियों से झरनों का पानी ऐसे स्थानों पर पहुँचाया जाता था जहाँ इसे आसानी से संचित कर सके। अंडमान की जारवा जनजाति द्वारा जल को एकत्रित करने के लिए बहुत ही रोचक विधि का उपयोग किया जाता था। जारवा जनजाति द्वारा एक लंबा बांस जिसे बीच से फाड़ दिया जाता था और उसे एक ढलान में रखकर तथा उसका दूसरा हिस्सा एक घड़े में रख दिया जाता था और इस विधि को जैकवेल कहा जाता था। लद्दाख में जिंग विधि तथा बिहार में आहार विधि द्वारा मौसमी नदियों तथा वर्षा का जल संचित किया जाता था तथा घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता था। सिंचाई के लिए जल संरक्षण का एक बहुत ही उपयोगी तरीका राजस्थान के शुष्क इलाकों के लिए पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा लाया गया था। इसके द्वारा जल संचय के लिए ऐसी विधि तैयार की गई जिसमें बहते पानी को रोकने का साधन हो तथा उससे उस विशेष स्थान के भूमि की नमी बनी रहे।
भूमि के इस हिस्से को बाढ़ में फसल उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इस विधि को राजस्थान में खारेन कहते हैं। वर्षा के जल संरक्षण की अन्य विधि हथेली या हवेली कहलाती है, जो मध्य प्रदेश में प्रयोग में लाई जाती थी या है। इस प्रदेश की भूमि काली मिट्टी वाली होती है तथा काफ़ी नमी पाई जाती है तथा सूखने पर इस मिट्टी में दरारें पाई जाती है। इसके लिए वर्षा के पानी को बांध बनाकर रोका जाता है तथा यह मिट्टी गेहूँ तथा चने की खेती के लिए तैयार की जाती है। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।